चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को समझते हैं। साल है 2026 और एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में एक पॉली क्राइसिस को कैसे भड़का सकती है। आज इसी की कहानी को समझते हैं। और ये कहानी शुरू होती है मार्च 2026 में। सब कुछ शुरू होता है खाड़ी में एक चिंगारी से। लेकिन ये कोई मामूली चिंगारी नहीं है, ये वो चिंगारी है जो देखते ही देखते एक वैश्विक आग में बदलने वाली है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है, पॉली क्राइसिस। अब ये है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक क्राइसिस नहीं है, ये कई सारी क्राइसिस का मतलब संकटों का एक ऐसा गुच्छा है जो आपस में मिलकर एक दूसरे से टकराकर हालात को कहीं ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा बदतर बना देते हैं। और जरा देखिए कि हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं। पहले दिन इजराइल ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर देता है। सिर्फ 2 दिन बाद तीसरे दिन ईरान पलटवार करता है और कतर के रास लफ़ान इंडस्ट्रियल शहर को निशाना बनाता है। और महज एक हफ्ते के अंदर ये लड़ाई सऊदी और कुवैत की रिफाइनरीज तक फैल जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शांत पानी में कोई पत्थर फेंके और लहरें फैलती चली जाएं, रुकने का नाम ही न लें। तो सवाल ये है कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक वैश्विक एनर्जी वॉर में कैसे तब्दील हो गया। और इस सारी उथल-पुथल के बीच में अमेरिका का एक बयान आता है। वो कहते हैं, हमें इस हमले की कोई पहले से जानकारी नहीं थी। मतलब इससे साफ पता चलता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल देश भी इस तेजी से बदलते घटनाक्रम में बुरी तरह उलझ चुके थे। और इसका असर पूरी दुनिया पर। असर भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल विनाशकारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल सीधा $110 प्रति बैरल के पार। अमेरिका में 1 महीने के अंदर पेट्रोल $1 महंगा हो गया। यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें तो जैसे आसमान ही छूने लगी। और नतीजा, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स धड़ाम। लेकिन खाड़ी में लगी ये आग हम तक, भारत तक कैसे पहुंची? इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, $114.08। जी हाँ, ये थी मार्च में भारत के लिए कच्चे तेल की प्रति बैरल नई कीमत। इसको जरा समझिए, सिर्फ 1 महीने पहले फरवरी में ये कीमत थी $69 और अब $114, मतलब $45 का सीधा जंप। ये एक ऐसा जबरदस्त आर्थिक झटका था जिसकी गूंज पूरे देश ने महसूस की। तो सवाल उठता है कि हम पर इसका इतना गहरा असर पड़ा क्यों? जवाब बिल्कुल साफ है और थोड़ा चिंताजनक भी। भारत अपनी जरूरत का, आप सोचिए, 90% तेल बाहर से मंगवाता है, मतलब इंपोर्ट करता है। और यही निर्भरता हमारी इकॉनमी की, कह सकते हैं, सबसे बड़ी दुखती रग है। और सोचिए, अगर तेल की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाती, तब क्या होता? तब की जो तस्वीर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने पेश की वो काफी गंभीर थी। जीडीपी ग्रोथ नीचे जाती, महंगाई यानी इन्फ्लेशन ऊपर जाती और हमारे देश का फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब घाटा खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भारत के लिए मुश्किल ये थी कि उसे एक ही वक्त पर एक नहीं बल्कि 2 तूफानों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ तो पश्चिम एशिया में ये एनर्जी वॉर की आग भड़की हुई थी और दूसरी तरफ ठीक हमारी अपनी सरहदों पर एक और संघर्ष सुलगना शुरू हो गया था। तो ये दूसरा मोर्चा था अफगानिस्तान पाकिस्तान का। यहाँ पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ एक तरह से खुली जंग का ऐलान कर दिया। इसी बीच काबुल पर एक एयर स्ट्राइक हुई जिसमें 400 से ज्यादा आम लोग मारे गए। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस हमले की जोरदार निंदा की, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस के अधिकार का समर्थन कर दिया। अब इस चीज ने इस पूरे रीजन के जियोपॉलिटिकल टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब देखिए, एक तरफ एनर्जी क्राइसिस, दूसरी तरफ बॉर्डर पर टेंशन और इन बाहरी खतरों के साथ साथ देश के अंदर भी एक चुनौती सिर उठा रही थी। वो थी हमारे अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में विश्वास का संकट। और यही था इस पॉली क्राइसिस का तीसरा और शायद सबसे पेचीदा मोर्चा। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या हमने इतिहास में हुए ऐसे संकटों से कोई सबक सीखा भी है या नहीं? इस सवाल का जवाब शायद ये एक आंकड़ा ही दे देता है। 1980s में हम अपनी ज़रूरत का सिर्फ 30% तेल इंपोर्ट करते थे और 2026 आते आते ये आंकड़ा 3 गुना बढ़कर 90% हो गया। मतलब हमारी कमजोरी वक्त के साथ घटी नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई।
अगर हम अपनी एनर्जी पॉलिसी की हिस्ट्री देखें तो वो भी बड़े उतार चढ़ाव वाली रही है। 70s में जब ओपेक का तेल संकट आया तो हमने ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी बचाने का महत्व समझा। लेकिन फिर 80s में बॉम्बे हाई में तेल मिल गया और हम थोड़े कंप्लेसेंट हो गए, मतलब आत्मसंतुष्ट। फिर 1991 के गल्फ वॉर ने हमें फिर से नींद से जगाया, पर हम संरक्षण का वो पहला और सबसे जरूरी सबक कहीं न कहीं भूलते चले गए। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इससे निकलने का तरीका क्या है? 3 बहुत जरूरी कदम हैं। पहला, कॉन्जर्वेशन यानी ऊर्जा की खपत को ही कम करना। दूसरा, एफिशिएंसी यानी जितनी भी ऊर्जा हम इस्तेमाल करें उसका बेस्ट पॉसिबल यूज हो। और तीसरा, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स को तेल पर से हटाकर पूरी तरह बिजली पर ले आना। और ये सब हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इतिहास बार बार खुद को दोहराता है तो क्या इस बार एक अलग नतीजा मुमकिन है? और इसका जवाब शायद कहीं और नहीं बल्कि हमारे आज लिए जाने वाले फैसलों में ही छिपा है।